नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों अपन ने दूरदर्शी कंप्लीट कर लिया था, कैसग्रेन, न्यूटोनियन और खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। एनसीईआरटी के अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे। एनसीईआरटी में से मेरा ख्याल है 28वां न्यूमेरिकल हो चुका था। 2 न्यूमेरिकल अभी दूरदर्शी के शेष बचे हुए हैं, है ना। अतिरिक्त न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे, पर 2 न्यूमेरिकल अपने को भी एनसीईआरटी के ही करना बाकी है। फिर उसके बाद मानव नेत्र चालू कर देंगे, यानी चैप्टर को क्लोज कर देंगे। अब सब एनसीईआरटी के जो 2 न्यूमेरिकल बच रहे थे 28 करवा चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में, है ना। अब 29 और 30 बस ये 2 बचते हैं। तो सब पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। 29 है ना, दूरबीन का है। 29 में कह रहा है 28वें प्रश्न में। तो 28वें प्रश्न में देखो, अपन ने अभिदर्शक की फोकस दूरी ली थी 140, है ना। 28वें प्रश्न का हवाला दे रहा है, तो फोकस दूरी वहीं से उठानी पड़ेगी 140 सेंटीमीटर। और 28वें क्वेश्चन में नेत्रिका की फोकस दूरी अपन ने ली थी 5 सेंटीमीटर, है ना। ये 5 सेंटीमीटर। तो मैंने साहब आगे पढ़ा नहीं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का ए पार्ट है डायरेक्ट, है ना। तो क्वेश्चन तो खैर मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन वाह, मैंने इसने लिख ली कि कोई भी क्वेश्चन दोबारा फोकस दूरी नहीं लिखना चाहेगा जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख दी गई हो। तो मैं ऐसा समझ चुका हूं कि फोकस दूरी 28वें क्वेश्चन की ले रहा है, तो मैं 28वें क्वेश्चन में जो दे रखी थी वो ले ली। अब ये कह रहा है 28वें प्रश्न में दूरबीन के लिए अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी नली की लंबाई। तो सब एफ और एफ ही दे रखा हो, तो नली की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ही फिक्स है वो, है ना। यानी 140 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मतलब 145 सेंटीमीटर। तो ये तो इसका ए पार्ट था। अब बी हंडा, बी में कहता है यदि दूरबीन का उपयोग 3 किलोमीटर दूर 100 मीटर ऊंची मीनार को देखने के लिए किया जाता है। 3 किलोमीटर दूर और 100 मीटर ऊंची मीनार को देखने के लिए किया जाता है, तो अभिदर्शक द्वारा बने मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो, जैसे अपन ने शायद एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन नंबर था मेरा ख्याल है, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी था, सेमी क्वेश्चन था, है ना। वहां भी इसने कहा था कि सब अभिदर्शक, अभी पूरे दूरबीन की नहीं कह रहा, ये क्या है, अभिदर्शक जो प्रतिबिंब बनाएगा उसमें मीनार की ऊंचाई कितनी दिखेगी, है ना। ऐसे तो ये बोल रहा है, मैं आपको पहले इसकी अभिदर्शक तो ये बना दिया मैंने, उत्तल लेंस, ठीक है। 100 मीटर ऊंची मीनार है, तो सब ये 100 मीटर ऊंची मीनार ए बी, है ना। इसकी हाइट 100 मीटर, और ये कितनी दूर है, तो डिस्टेंस को d1 लिख देता हूं, है ना। इसकी डिस्टेंस इसने बता दी 100 मीटर दूर, ठीक है साहब। 100 मीटर तो उसकी ऊंचाई है, इसकी 3 किलोमीटर दूर, है ना, 3 किलोमीटर दूर। तो यहां तो ऐसा करता हूं d1 ही लिख देता हूं, मान अलग जगह लिख दूंगा ना, ये d1
D1 कितना बोला ये, यहां लिख दूं D1 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का मतलब 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर है ना। H1 इधर ही लिख दूं, 100 मीटर ऊंची मीनार है। अब इसका जंक्शन कैसा होगा, अनंत जैसा। बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब कहां बना देंगे, फोकस पर। ये सब प्रतिबिंब फोकस पर, ये A डैश और ये B डैश। ऊंचाई H2 बतानी है, प्रतिबिंब कहां बना देंगे, फोकस पर। तो कहने का मतलब D2 अभिदर्शक की फोकस दूरी के बराबर, अभिदर्शक की फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर। तो FO लिख देता हूं इसको ना, 140 सेंटीमीटर को लिख दूं 1.4 मीटर। यहां लिख दूं D2 140 सेंटीमीटर, ये ऊपर लिख रखा, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है, इसकी बात को समझा करो है ना। अगर जल्दबाजी कर दी आपने तो आपको क्वेश्चन फोकट में बड़ा लग जाएगा। ये कह रहा है अभिदर्शक जो प्रतिबिंब बना रहा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसको पूरे दूरबीन से भी कोई लेना देना नहीं। अब देखें साहब, त्रिभुज A डैश B डैश O व त्रिभुज ABO समरूप है ना। तो साहब क्योंकि त्रिभुज A डैश B डैश O व त्रिभुज ABO समरूप है ना, समरूप है तो स्वाभाविक है भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। S2/H1 मीटर में कर दिया मैंने टोटल है ना। सब ये भी आप भी गौर करना कि मीटर में होना चाहिए। और D2/D1 यानी यही ले लेता हूं जितनी स्पेस मेरे पास अवेलेबल, यानी H2 बराबर D2/D1 इंटू H1, यानी H2 इज इक्वल टू D2 कितना 1.4 मीटर, D1 कितना 3 किलोमीटर मतलब 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। H1 मीनार की ऊंचाई 100 मीटर। अब देखो 2 जीरो तो ये कटी गई, ये ऐसा करो 1 जीरो इधर दे दो, इसको तो 14 कर दें। इधर ले लेता हूं मैं H2 बराबर, ये मैंने ले लिया 14 है ना, इसको राउंड फिगर कर दें। 1 जीरो इधर दे दी, 1 जीरो बची इधर, ये आया 14/300। क्लियर है, तो 1 जीरो कट गई 300, ये आ रहा है मीटर में है ना। अब मीटर की बजाय इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100/300, तो ये 0 से 0 कट गई। तो सब प्रतिबिंब की ऊंचाई अभिदर्शक द्वारा दिए गए प्रतिबिंब में मीनार की ऊंचाई, ये ए बी कौन है मीनार, और ए डैश बी डैश कौन है मीनार का प्रतिबिंब। तो मीनार के प्रतिबिंब में मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी H2 14/3 है ना। तो 4 तिया 12, 2 बचा, 2 मतलब 20, 7 तिया 21, तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिख देता हूं 4.7 सेंटीमीटर। ये सब इस अभिदर्शक द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में मीनार इतनी ऊंची दिखेगी। अब इसका सब 29 का तीसरा क्वेश्चन यानी ABC। तो C क्या है ये, यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब कह रहा है अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बनाएगी,
तो अब ध्यान रखना, अब जो बात कर रहा है नेत्रिका के लिए कर रहा है ना। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब में मीनार की ऊंचाई क्या होगी? सवाल बड़ा गजब है साहब। अभिदर्शक ने जो मीनार की ऊंचाई दी वो तो ये रही। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बनाएगी, तो नेत्रिका अगर डी दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगी तो नेत्रिका तो अब सिंगल लेंस ही रह गया भाई। अभिदर्शक को तो अपन ने अलग कर ही लिया। देखो सब, नेत्रिका मतलब आप इसको केवल क्या समझो, एक उत्तल लेंस समझते हैं ना। नेत्रिका द्वारा डी दूरी, ये इसका सी पार्ट है साहब, है ना। सी लिख देता हूं मैं, है ना, यहां पे मैंने सी लिख दिया। नेत्रिका द्वारा डी दूरी पर प्रतिबिंब के लिए कोणीय आवर्धन, पहले मैं समझा चलूं फिर आगे चलूंगा। ये तो अपने को पता पड़ गया कि अभिदर्शक जो दे रहा है वह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करेगा, है ना। तो वो भी लिख दे और आवर्धन भी लिख दें। तो पहले नेत्रिका द्वारा डी दूरी पर प्रतिबिंब के लिए कोणीय आवर्धन, ये कोणीय आवर्धन कितना होता है साहब? m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये ध्यान रखना आप, है ना। यानी m बराबर 1 प्लस 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनाना, एफ ई कितना है? 5 सेंटीमीटर ना। तो साहब ये 5 सेंटीमीटर 5, तो साहब नेत्रिका प्रतिबिंब को 6 गुना कर देगी, है ना। तो नेत्रिका का इंडिविजुअल आवर्धन देखें अपन अकेले का, तो नेत्रिका का अकेला आवर्धन है 6, अकेला नेत्रिका का। अब H2 नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करेगा, है ना। तो सब क्योंकि अभिदर्शक द्वारा प्रदान प्रतिबिंब H2 नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है, इसलिए O यानी H2 यानी 4.7 सेंटीमीटर, देख लो आप, ठीक है। अब क्या पूछता है ये कह रहा है अंतिम प्रतिबिंब में मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। नेत्रिका कितनी ऊंचाई देखेगी, देखो तो साहब क्योंकि m बराबर इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट यानी I अपॉन O, O तो 4.7, m कितना 6 गुना कर देगी सीधा सीधा, इसलिए नेत्रिका में दिखने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई, नेत्रिका में प्रतिबिंब कितना ऊंचा दिखेगा? 6 सत्ते 42, 4 6 चौक 24 और 4 28, यानी नेत्रिका में जो प्रतिबिंब दिखेगा उसकी ऊंचाई 28.2 सेंटीमीटर होगी। एक बार और देख लूं मैं, 6 चौक 24 तो ये
और 7 छंग 42। ठीक है, तो नेत्रिका जो प्रतिबिंब बनाएगी, अभिदर्शक तो दिखाएगा 4.7 सेंटीमीटर, फिर नेत्रिका उसको बड़ा करेगी, तो नेत्रिका जो फाइनल दिखाएगी आपको 100 मीटर ऊंची मीनार का प्रतिबिंब। तो नेत्रिका में प्रतिबिंब की ऊंचाई 28.2 सेंटीमीटर हुई। ठीक है सर। अब ये दूरदर्शी का अपने सिलेबस में यानी एनसीईआरटी में लास्ट सवाल दूरबीन का, सूक्ष्मदर्शी के पहले करी चुके, सबके सवाल साथ ही कर रहे, कोई अलग अलग नहीं कर रहे। ये कह रहा है जो इसने कैसग्रेन का अपन ने चित्र बना रखा था उसी की बात कर रहा है। कैसग्रेन में 2 दर्पणों का उपयोग करते हैं, याद है अपने को, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इस दूरबीन में दोनों दर्पण एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर हैं। उत्तल और अवतल दर्पण के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है। अब ये कहता है कि यदि बड़े दर्पण, बड़ा दर्पण मतलब अवतल है ना, बड़े दर्पण की वक्रता त्रिज्या 220 मिमी है। अपन जानते हैं फोकस दूरी दर्पण में है ना, दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। तो बड़ा दर्पण है अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिदर्शक लेते हैं अपन। अब F1 F2 बोल देता हूं, ये लिख देता हूं यहां पर अवतल। इसकी वक्रता त्रिज्या 220 है, तो फोकस दूरी आधी कर दूं, 220/2 यानी 110 मिमी। अवतल दर्पण है साहब, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना है दर्पण में, है ना। लेंस में तो अलग बात है ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी और या लेंस से मतलब नहीं है फिलहाल। अवतल लेंस की फोकस दूरी तो ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है ना। ठीक है, अब आ जाइए छोटा दर्पण। छोटा दर्पण उत्तल है, छोटा दर्पण उत्तल है, इसकी भी वक्रता त्रिज्या दे रखी है इसने। इसकी वक्रता त्रिज्या 140 मिमी, 140 मिमी, तो फोकस दूरी आधी। अब कौन सा दर्पण है? उत्तल। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे ही बनता है, सामने नहीं बनता ना, पीछे बनता है। तो ये सब 140 का आधा प्लस 70 मिमी है ना। तो ये तो साहब इसने दोनों दर्पणों की फोकस दूरी दे दी। उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। ठीक है साहब। अब ये क्या कहता है, इसके सवाल को सुने। अब ये कह रहा है अनंत पर रखे किसी बिंब का अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब देखो साहब, अब देखो पहले आ जाओ किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि बिंब तो किसके सामने पड़ेगा, अवतल दर्पण के सामने ही पड़ेगा। मैं समझाता भी जाऊंगा आपको। अब प्रतिबिंब कहां पर है, अनंत पर। किसके लिए, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए U1 बराबर अनंत, तो स्वाभाविक है, ये प्रथम है ना, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूं, या लिख देता हूं प्रथम दर्पण, है ना। तो V1 बराबर F1 प्रथम दर्पण।
यानी प्रतिबिंब बनेगा 110 मिमी। मिमी है ना, और ये दूरी क्या मिमी में दी थी सेमी में दी थी? 1 मिनट साहब, 20 मिमी दी थी साहब, ये सेंटीमीटर में नहीं दी, एकदम मैं भी चक्कर खा गया। ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये मिमी में है। ठीक है, अब इसका कह रहा है ये कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझनी है बात को, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण बना के दिखाएगा उसको ही पता करना। अवतल दर्पण सामने की ओर 110 मिमी पर, सामने की ओर ही बना है, जिधर बिंब है। अवतल दर्पण में बिंब भी इधर होता है और प्रतिबिंब भी इधर ही होता है। दर्पण कह रहा हूं मैं, आप है ना, अगर आपको अज्यूम नहीं हो पा रहा हो तो ऐसे समझ लो आप, है ना। ये अवतल दर्पण में बिंब भी सामने होता है ना, और प्रतिबिंब भी सामने ही बनता है। ये देखो, है ना, ये पी डैश क्यू डैश और ये पी, ऐसे जस्ट बना के दिखाया मैंने। तो अवतल दर्पण में दोनों सामने ही बनते हैं। अब माइनस चिन्ह तो सामने की ओर, अवतल दर्पण में सामने की ओर 110 से मिमी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। 20 मिमी दूर कौन रखा है? उत्तल दर्पण। तो 20 मिमी तो हवा में रही किरणें। तो उत्तल दर्पण के लिए जो बिंब है, उत्तल दर्पण के लिए बिंब की दूरी 110 में से 20 घटा दो, 90 रही, है ना। अब देखो, उत्तल दर्पण के लिए ये सब द्वितीय दर्पण है, द्वितीय दर्पण, है ना। दोबारा समझो, ये 110 मिमी सामने की ओर प्रतिबिंब बना के देगा। मेरे पास स्पेस है थोड़ा सा, देखो मैं स्पेस का यूज कर लेता हूं दूसरे रंग से आपको समझाने के लिए। ये अवतल दर्पण है ना। अब ये प्रतिबिंब बना रहा है, ये सब यहां पर, ये प्रतिबिंब 110 है ना। अब दूरियां अनुपातिक तो नहीं दिखेंगी, लेकिन आप तो ऐसे समझ लो, आपको समझ में आ जानी चाहिए बात, है ना। मैं देखो थोड़ा सा उसको और पीछे ले जाके दिखा देता हूं ताकि दूरियां अनुपातिक लग जाए आपको। अभी देखना, ये मैं यहां तक ले जा सकता हूं तो वहां तक ले जाता हूं। ये अनंत पर बिंब है ना, और अब इसने जो प्रतिबिंब बनाया सामने की ओर 110 मिमी पे बना दिया। ठीक है सब, लेकिन अब मैं रखता हूं व्हाइट कलर में उत्तल दर्पण। ये तो अवतल था, अब ये उत्तल दर्पण है ना, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी है, यहां पे जगह है मेरे पास, दूसरा पेन लेके और आपकी बात को मैं क्लियर कर देता हूं। ये दूरी है दोनों के बीच 20 मिमी, है ना, 20 मिमी। तो बताइए कि अब उत्तल दर्पण के लिए बिंब की दूरी कितनी रही? 90 मिमी रही, क्योंकि 90 और 20 110 हो गया, है ना। तो उत्तल दर्पण के लिए बिंब की दूरी अब बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात है, बिंब भी आभासी है, यानी बिंब सामने नहीं है, पीछे है। तो ये बिंब पीछे पड़ा है, ये इससे तो प्रतिबिंब दिया किसने? फर्स्ट वाले ने। और सेकंड वाले के लिए ये बिंब है,
और पीछे है, तो देखो U2 110 माइनस 20 यानी +90, मतलब +90 भी एक सोचने वाली बात है कि आपको +90 सोचना पड़ेगा। तो ये एक बहुत शानदार चीज है, बहुत गजब की है ना, कि सब +90 से हिसाब से सोचो आप। क्लियर होगी बात, है ना। यानी अगर मैं इसको सेमी में लिखूं तो +9 सेमी 10 का भाग दे लिया मैंने, है ना। तो ये 9 सेंटीमीटर दो। अब ये क्या पूछा है अपन से, ये पूछा है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, है ना। फोकस दूरी भी अपना या तो सेंटीमीटर में बता देंगे या मिमी में देख लेंगे भी, है ना। अब सब क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब, तो V2 बराबर 1 + F2 + 1/U2। F2 70 मिमी में ले लेता हूं, फिर मिमी में बता दूंगा ना। ये 1/70, ये F2 लिख, ये रही। सवाल अच्छा है साहब, मैं एक बार और समझा दूंगा। U2 फिर इसको भी 90 ले लूं, है ना, तो फिर सेमी मिटा ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं, है ना। ये लो साहब, ठीक है। यानी इधर ही ले लो साहब एक लाइन, 70 × 90 कर लें, 70 × 90, है ना। यानी 90 + 70, इसलिए V2 बराबर, उल्टा कर दें, 70 × 90 अपॉन, इन दोनों को ऐड कर दें, 9 7 16, है ना, 160 ही होगा। 90 और 70 को अपन जोड़ेंगे 160, 1 0 तो उड़ा दो, है ना। 9 7 63, 630/16, 630/16 ये अपन करके देखें तो 1 मिनट कैलकुलेटर ले लें। 630/16, 630/16 ये तो 39 पॉइंट, 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट देखते हैं अपन ने फोकल लेंथ मिमी में ही लिए, है सर। क्लियर, माइनस हो गया, F2 पॉजिटिव है उत्तल दर्पण के लिए, F2 ओ हो सॉरी सर, छोटे सी गलती होगी सर, ये दर्पण है, दर्पण का सूत्र में माइनस आएगा, है ना। दर्पण के सूत्र में माइनस चिन्ह आएगा, दर्पण के सूत्र में, है ना। दर्पण का सूत्र और इसमें अंतर है, नीचे वाला फिर अपन ये वाला मिटा देंगे ना। ये तो सही है, ये देखते हैं भी, देख लेते हैं पहले। दर्पण के सूत्र में माइनस चिन्ह आता है, यानी अरे यार ये चलो ये रहा, दर्पण के सूत्र में, अब देखो यहाँ आएगा माइनस, बहुत ध्यान रखना साहब। लेंस के सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मैं भी थोड़ा सा, और दर्पण के सूत्र में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो इधर लाया तो माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 90 - 70 यानी 20, 1 0 तो कट गई, यानी ये हो गया 2, है ना। 2 तो V2 बराबर आ जाता है आपके पास प्लस 315 मिमी, है ना साहब। तो छोटी सी मिस्टेक यहाँ हो गई थी, मैं आपको इस मिस्टेक को दूर भी कर दूं। लेंस के लिए तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। तो ये साइन का चक्कर की वजह से चक्कर पड़ गया था। अब देखो, जिधर बिंब है प्रतिबिंब भी
उधर ही बना, दिख रहा है ना आपको, है ना। प्रतिबिंब का निर्माण भी उसी ओर हुआ जिधर बिंब है। तो साहब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका जवाब आप आराम से दे दीजिए, ये सब सामने है। अब मैं एक बार समझा देता हूँ। उत्तल और अवतल दर्पण, उनके मध्य की दूरी 20 मिमी है, ऐसा सवाल बोल रहा है ना। सवाल नहीं बोला कि साहब उत्तल और अवतल दर्पण के बीच दूरी 20 मिमी है, ठीक है ना। आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है, अपन वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का अंतर जानते ही, ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाल लेंगे, दर्पण में ये सूत्र है, ये फोकस दूरी निकाल ली दोनों की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की। अब थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन हो जाता है, लेंस के बाद दर्पण करते हैं ना, तो अपने लेंस ही लेंस के सवाल चल रहे थे, अचानक दर्पण का आ गया, तो मैं जैसा व्यक्ति भी, यानी मैं भी कंफ्यूज हो गया। जैसा वैसा तो छोड़ो, उसमें कोई भी हो सकता है। अब अनंत पर बिंब है तो अवतल दर्पण अभिदर्शक है, यहाँ पर वो प्रतिबिंब फोकस पर देगा। अवतल दर्पण सामने ही देता है, प्रतिबिंब सामने ही देता है, तो स्वाभाविक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि ऋणात्मक होगा, है ना। ये देखो माइनस, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के लिए बिंब का कार्य करेगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 20 मिमी थी, मैंने बिल्कुल चित्र बना रखा है। तो उत्तल दर्पण के लिए बिंब की दूरी 90 मिमी, और आभासी बिंब है, ये पीछे की तरफ है दर्पण के, तो इसने प्लस लगाया, आपने देखा होगा यू में, वो भी प्लस आ गया। तो पीछे की ओर ही, यानी उत्तल दर्पण के पीछे की ओर ही 315 मिमी पे अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। ये सब आपके दूरदर्शी के या दूरबीन के जो भी सवाल थे वो कंप्लीट हो गए एनसीईआरटी के, है ना। अब लास्ट टॉपिक आएगा ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र। इसकी संरचना वनरचना तो अपन ज्यादा उसमें पढ़ेंगे नहीं, है ना। ह्यूमन आई अपन तो अपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ेंगे कि अपने फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना। तो संरचना वरचना तो आप बुक में से पढ़ लीजिए। संरचना वरचना की में दिलचस्पी फिजिक्स वालों की नहीं होती। आप तो सब मैथमेटिकल या टेक्निकल टास्क की बात करो, नेत्र की समंजन क्षमता, इसकी बात करो। ये टेक्निकल चीज है जिसको बायोलॉजी में समझाना कठिन होता है, और फिजिक्स में इसे आपको बखूबी समझा देंगे। नेत्र की समंजन क्षमता, है ना। ये सब नेत्र का एक विशिष्ट गुण है ना। विशिष्ट कह दो चाहे विशेष कह दो, ये नेत्र का विशिष्ट गुण है। अब कैसे विशिष्ट है, अब प्रेम से सुनो आप। जब सामान्य अवस्था में नेत्र की मांसपेशियां, एक्चुअली लेंस तो होता है मांस का ही, ट्रांसपेरेंट मांसपेशियों का, लेंस पर सिलियरी मांसपेशियां दबाव डालकर उसकी वक्रता को बड़ा घटा सकती हैं। वक्रता बढ़ेगी तो वक्रता त्रिज्या घटेगी, और वक्रता घटेगी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी। वो मैं भी समझा दूंगा, है ना। मैं इधर दिखा देता हूं। ये देखो, ये छोटा गोला, अरे यार, है ना, बात के शुरू में ही समझा देता हूं ताकि मैं बीच में जब ये टास्क लाऊंगा तो आपको ये नहीं, ये देखो, है ना। अब ये लेंस है, ठीक है, ये इसको लेंस कह दो, है ना। अब देखो यहां पर इस सरफेस को देखो, वक्रता
यार बिल्कुल साफ लिखा ही आना चाहिए, तब जाके तो मजा आए। जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर क्या कहें, है ना। अब देखो, अरे ये वक्रता कहलाती। रे यार, चलो बहुत सावधानी बरतता हूं। वक्रता, इधर भी आप देखना, ये वक्रता। वक्रता का मतलब होता है गोलाई, है ना। आराम से समझ लो ताकि हर चीज समझ में। और ये वक्रता त्रिज्या, है ना, ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब अगर गोलाई देखो तो वो ज्यादा है, यानी यहां देखो आप तो वक्रता अधिक, वक्रता अधिक। इधर देखो तो गोलाई उस जैसी नहीं है, यहां गोलाई कम, मतलब वक्रता कम। अब बात करें वक्रता त्रिज्या की, है ना, आर की, तो इधर अगर देखें ऊपर वाले में तो ये वक्रता कम है, या वक्रता त्रिज्या कम है ना। तो वक्रता ज्यादा होती है तो वक्रता त्रिज्या कम होती है, और वक्रता कम होती है तो यहां देखें तो वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। चलो साहब, है ना, अब मेरी बात अच्छी तरह चल जाएगी, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साहब, सामान्य अवस्था में जब नेत्र लेंस, या यूं कहते हैं दबाव देने वाली, लेंस पर दबाव देने वाली सिलियरी मांसपेशियां, वो भी आपको सब दिखाता जाता हूं, जो जो भी आ रहा है नाम वो बताता जाता हूं। ये मांसपेशियां हैं, है ना, जिनको सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। अब मैं इनको अपने ढंग से बनाता हूं, फिजिक्स के हिसाब से, अपन जैसा मैं समझ रहे हैं वैसे, है ना। ये मांसपेशियां इस पर दबाव डालकर इसकी वक्रता बढ़ा भी सकती हैं। ये देखो, दबाव डाल दिया तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ा दी, है ना। और यही मांसपेशियां इसकी वक्रता त्रिज्या घटा भी सकती हैं, ये दबाव घटा के, है ना साहब। ये जो ये घुमा के दिखा रहा हूं, ये है सिलियरी मांसपेशियां। अब समझने के लिए जैसी बन जाए, तो यहां दबाव घटा और यहां दबाव बढ़ा, तो यहां वक्रता बढ़ गई, मतलब वक्रता त्रिज्या घट गई। यहां वक्रता घट गई, मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, है ना, वो चलता रहेगा। तो सब नेत्र लेंस में सामान्य अवस्था की बात कर रहे हैं, तो सामान्य अवस्था में जब मांसपेशियां शिथिल होती हैं, मतलब ढीली पड़ी होती हैं, तो दूर मतलब अनंत पर स्थित वस्तु यानी बिंब का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है साहब। यानी ऐसे समझ लें अपन, ये नेत्र, है ना, ये नेत्र लेंस, उत्तल लेंस, ये रेटिना, है ना, ये साहब अनंत से ये आ रही किरण, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना पे, रेटिना पे बना तो स्पष्ट दिखाई देता है। बिल्कुल सही है सब। इसका मतलब ये हुआ कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, डिस्टेंस, है ना, नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी के बराबर होती है। क्योंकि अपन कहते हैं
बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, यही बोलते हैं। तो सब अनंत पर यानी दूर स्थित बिंब का नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस प्रतिबिंब कहां बना रहा है? रेटिना पर बना रहा है ना। ये तो होगी सब सिंपल सी बात। अब यह भी अपन समझ गए कि इस प्रकार नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य दूरी नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी के बराबर होती है। ठीक है साहब। अब इस हिसाब से देखो, आप अगर यही हिसाब चलता रहा तो जब हम वस्तु को नेत्र के समीप लाएंगे, ये नेत्र लेंस है ना, जब वस्तु को हम नेत्र के समीप लाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो फिर उसका प्रतिबिंब तो रेटिना के पीछे बनना चाहिए, और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनना चाहिए, तो वो तो फिर नेत्र को दिखाई नहीं देना चाहिए। भाई इस हिसाब से चलो ना, आप ये हिसाब आपके सामने रख ही दिया, तो इस हिसाब से चलो। ये तो आपको पता पड़ेगी कि साहब नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी के बराबर होती है। इस हिसाब से हम जब वस्तु को नेत्र के समीप लाएं तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने के कारण वस्तु दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है। हम जब वस्तु को समीप लाते हैं तो भी वस्तु हमें दिखती रहती है। क्यों दिखती रहती है साहब? एक्चुअली दिखने के पीछे रीजन ही होता है, इसको तो हटा दें, इस वाले चित्र को, तो है ना, दिखने के पीछे का रीजन ये होता है कि ये सिलियरी मांसपेशियां इस लेंस पर दबाव आरोपित करती, दबाव आरोपित करते ही वक्रता बढ़ती है, वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ने से वक्रता त्रिज्या घट जाती है। ये आर अलग है, ये आर अलग है, ये आर रेटिना के लिए लिख रहा हूं मैं ना, ये आर रेटिना के लिए, वो आर वक्रता त्रिज्या के लिए है ना। तो इस आर उस आर को मिक्स मत, वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या कम होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो समीप आने पर भी, ये सब ऐसे बना दिया, तो समीप आने पर भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस रेटिना पर बनाता रहता है। ये देखो, समीप आने पर भी बिंब का प्रतिबिंब नेत्र लेंस रेटिना पर, तो नेत्र लेंस के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। तो इस प्रकार नेत्र की या नेत्र की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। दोबारा सुन लिए। इस प्रकार, पहले तो इस चित्रों को आप साफ साफ देख लीजिए, मैं बोलता रहता हूं, है ना। इस प्रकार नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने की नेत्र की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे जैसे वस्तु पास आती जाती है वैसे वैसे नेत्र की समंजन क्षमता बढ़ती जाती है, और प्रतिबिंब को आपको वो कहां लाके दिखाती रहती है? रेटिना पर। अब इधर समझे साहब कि ये जैसे जैसे आप वस्तु को पास लाएंगे, ये सिलियरी मांसपेशियां लेंस पर दबाव डालती रहेंगी। इस दबाव डालने को अपन क्या करें? समंजन क्षमता बढ़ना। तो सब जैसे जैसे वस्तु समीप आती है वैसे वैसे समंजन क्षमता बढ़ती है, किंतु नेत्र लेंस से एक निश्चित बिंदु पर समंजन क्षमता बढ़कर अधिकतम हो जाती है, फिर उससे ज्यादा दबाव देना संभव। एक बार में खटाखट
थोड़ा सा समझा दूं, अभी धीरे धीरे समझाया था, हालांकि एक फ्लो में बोल दूं ताकि मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, है ना। समंजन क्षमता ये नेत्र लेंस का या नेत्र का विशिष्ट गुण है। जब नेत्र लेंस की मांसपेशियां ढीली अर्थात शिथिल पड़ी होती हैं तो दूर यानी अनंत पर स्थित बिंब का नेत्र लेंस प्रतिबिंब रेटिना पर बनाकर देता है, वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसका मतलब नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी के बराबर होती है। इस हिसाब से चलें तो जब वस्तु को हम पास लाएंगे तो अधिक ये फोकस दूरी अज्यूम करें, भाई फिक्स मान ले फोकस दूरी, तो यही फिक्स फोकस दूरी फिक्स रही तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाके बनेगा, जो दिखाई नहीं देगा। यानी वस्तु को जब हम पास लाएं तो वह नेत्र को दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में यह सत्य नहीं है। जब हम वस्तु को पास लाते हैं तो भी हमें रेटिना पर ही प्रतिबिंब मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जब हम वस्तु को पास लाते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव आरोपित करती हैं, दबाव आरोपित करके लेंस की वक्रता बढ़ा देती हैं ताकि वक्रता तीजा घट जाए, और वक्रता तीजा घटने के कारण फोकस दूरी में कमी हो जाती है और प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता रहता है? रेटिना पर ही बनता रहता है। अतः नेत्र लेंस की या नेत्र की, नेत्र लेंस की नहीं, नेत्र की, है ना, वह योग्यता जो प्रतिबिंब को या यूं कहते हैं लेंस पर दबाव डालकर प्रतिबिंब को रेटिना पर ही प्राप्त करवाती रहती है, या यूं कहते हैं नेत्र की, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा यूं बोलते हैं सत्य से। इस प्रकार नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की नेत्र की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे वस्तु को समीप लाते हैं वैसे वैसे समंजन क्षमता बढ़ती जाती है, मतलब दबाव बढ़ता जाता है, लेकिन इसकी भी एक निश्चित सीमा है। एक स्थिति के बाद समंजन क्षमता अधिकतम हो जाती है, उससे ज्यादा समंजन क्षमता को बढ़ाना संभव नहीं है। अब यहां से आपको दो छोटी छोटी परिभाषा देंगे, है ना। एक तो नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु, नियर पॉइंट, है ना। अरे साहब ये थ्योरी है ना साहब, तो थ्योरी में बड़ा दिक्कत होती है। नियर पॉइंट, है ना, इसको अपन बताएंगे एन से, ठीक है। नियर पॉइंट क्या है या निकट बिंदु क्या है? ठीक, नेत्र के समीप, अब समीप बोल रहा हूं साहब, है ना, नेत्र के समीप वह बिंदु जहां समंजन क्षमता अधिकतम होती है, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उसे निकट बिंदु कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी यहां पर समंजन क्षमता मैक्सिमम होगी। यानी वह निकट बिंदु यानी नेत्र के समीप वह बिंदु जिससे आंख अधिकतम समंजन क्षमता का उपयोग करके स्पष्ट देख सके, निकट बिंदु एन कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है ना। दूसरा दूर बिंदु है ना, यानी फार पॉइंट, इसको अपन दिखा देंगे एफ से, है ना। ये आज तो नहीं हो पाएगा नेत्र, लेकिन अब ठीक है, जो उसकी तैयारी है वो पूरी कर ली, अब अगले एपिसोड में सारा काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन के, मतलब कोई आपको दबाव डालने की जरूरत लेंस पर है ही नहीं, कोई दबाव डालने की आपको आवश्यकता ही नहीं। तो साहब नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जिससे नेत्र बिना समंजन के, अर्थात जहां समंजन क्षमता शून्य होती है,
देखता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु तो वही और दूर बिंदु अनंत। एक बार और सुन ले खटाखट इसकी परिभाषा। नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जो उसको नेत्र की जिस पर नेत्र की समंजनता शून्य होती है, अर्थात नेत्र बिना समंजन के देख सकता है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। जहां समंजन क्षमता शून्य या जहां बिना समंजन के नेत्र उसे देखता है, उसे अपन दूर बिंदु। स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत है। इसका मतलब ये हुआ कि अनंत से, यहीं अनंत उधर से चलो, अनंत से 25 सेंटीमीटर बोलो या उल्टा बोल लो, 25 सेंटीमीटर से अनंत, इसके जो बीच में वस्तुएं हैं वो स्वस्थ नेत्र को स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इसे कहते हैं स्वस्थ नेत्र की दृष्टि परास, है ना। तो स्वस्थ नेत्र की दृष्टि परास कितनी है? 25 सेंटीमीटर से अनंत या अनंत से 25 सेंटीमीटर, इस बीच में। अब लास्ट जो अपन दृष्टि दोष, सारी तैयारी कर देता हूं ताकि आते ही दृष्टि दोष व निवारण है ना। ये टॉपिक आज तो पूरा नहीं होगा, बस स्टार्ट कर देता हूं, कल स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दृष्टि दोष हुए, दृष्टि परास यानी 25 सेंटीमीटर व अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता। या यूं कह दें, इस बीच में स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई न दें तो जो नेत्र है वो दूषित है, यानी नेत्र में रोग है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण चश्मे का या चश्मों के द्वारा करते हैं, है ना। तो सब यदि 25 सेंटीमीटर व अनंत के मध्य स्थित बिंब का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता हो तो नेत्र को दोष युक्त नेत्र कहते हैं। इस दृष्टि दोष का निवारण चश्मों का उपयोग करके किया जाता है। तो सब दृष्टि दोष अपने को 4 पढ़ने, एक तो पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, है ना। दूसरा पढ़ना है दूर दृष्टि दोष, तीसरा पढ़ना है जरा दृष्टि दोष और चौथा पढ़ना है अबिंदुकता, है ना। ये चारों पढ़ते ही चैप्टर क्लोज हो जाएगा और अगले एपिसोड में ये चारों हो जाएंगे। फिर कोई इक्का दुक्का अगर न्यूमेरिकल रहेगा तो वो कर लेंगे। तो बच्चों आज तो इतना ही हो पाएगा। दृष्टि दोष वगैरह तो अपन आगे कर नहीं पाएंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो ही गया है ना। और संरचना में ये अंध बिंदु और फलां ढिकां ये सब कुछ होता है। तो अब हम क्या इतने डीप स्टडी नहीं करते उनमें, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज भी नहीं रहती और बायोलॉजी वाला मामला है। तो थोड़ा वो बुक से आप पढ़ लेना। मानो नेत्र संरचना है ना, लेकिन जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट था, टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब ये जो समंजन क्षमता था वो मैंने अपनी जान में बेहतर कोशिश करके आपको सब समझा दी। गोलाई फोलाई ये चित्रों से मैंने सब बता दिया। अब तो ये है कि बस कुछ चित्र उधर बनने दृष्टि दोष में और वो काम खत्म हो जाएगा ना। तो बच्चों बस इस लेक्चर में आज इतना ही, फिर बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट डे में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।